एक्साइटमेंट में दो कप कॉफी पीऊंगा मैं। जो हमारी बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं हम इसको अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। बाय द टाइम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ फोर्स लिए और उसको ट्रेन किया। बहुत मेहनत है तब जाके हमारी एक टीम तैयार हुई है, एंटी राइट गर्ल्स की पर टीम। कराची में हैवी ट्रैफिक के हाथों कई अफराद की अमवात के बाद आखिरकार इंतजामिया जाग उठी। बगैर लाइसेंस सड़क पर आने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। लेकिन क्या मसला सिर्फ बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने का है? जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बांग्लादेश के अवाम जाग उठे। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया। मुफ्ती भामी के साबिक कमांडर ने भी पंडोरा बॉक्स खोल दिया। सकूत ढाका के पीछे रची साजिश का पर्दा चाक। दुश्मन की चाल में आकर अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाने की संगीन गलती का इतराफ। यूएसएड का मुस्तकबिल खतरे में। ट्रंप इंतजामिया के कंट्रोल संभालने के बाद इदारे के बंद होने की चहमगोइयां। पाकिस्तान में जारी 84 करोड़ 56 लाख के मंसूबे खटाई में। यूएसएआईडी आखिर दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राउड मैनेज फोर्स कायम कर दी गई। नई फोर्स एहतजाज के दौरान खवातीन मुजाहिरीन को कैसे हैंडल करेगी? एसएसपी रैपिड फोर्स के नुमाइंदों से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मौसीकी की दुनिया में उभरता नाम वीरू शान मुनफरिद साज बजाने की माहिर मौसीकार आज होंगी हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। इट्स लास्ट डे ऑफ द वीक, तो बहुत से लोग तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन तैयारियां है मैच देखने की। और मैच की एक्साइटमेंट है इतनी ज्यादा, चैंपियंस ट्रॉफी की एक्साइटमेंट है इतनी ज्यादा कि बस क्या ही बताएं आपको। फैंस जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है चैंपियंस ट्रॉफी, वो है ट्रायंगुलर सीरीज, कल का मैच भी होगा। बट फैंस जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो था द ऑफिशियल सॉन्ग। और वो ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो आ चुका है, उसका टीजर आ चुका है। एंड यू नो व्हाट सोनिया, वाइब तो है। इस एक्साइटमेंट में दो कप कॉफी पीऊंगा मैं। इस एक्साइटमेंट में दो कप कॉफी पीऊंगा। एक दे दे मुझे बस, थैंक यू। वाइब तो बनती है। ऑनेस्टली मजा आया ना? मतलब मुझे लगा कोई ट्रांस टाइप कोई म्यूजिक चल रही है। मैंने कहा भाई ये क्या है? एंड द रियल हीरो आतिफ असलम स्टेडियम में बजेगा, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से बजेगा, बहुत जबरदस्त है। तो जनाब आली, बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है उसकी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त भरपूर है। लेकिन उससे पहले जिसने होस्ट करना है ये मैचेस और जिसने होस्ट करनी है वो ट्राई नेशन सीरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट गद्दाफी स्टेडियम, उसकी अपग्रेडेशन का हो चुका है काम मुकम्मल। और सोनिया आप देख रही हैं, हम क्या बताएं? वाओ, देखें, वाओ, इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ क्रिकेट का, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेरा लगाव और झुकाव होता चला जा रहा है सीरीज की तरफ समहाउ। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्राउंड देखें, हमारा म्यूजिक देखें। अच्छा, और पता है कि यू नो सिर्फ 117 दिनों के रिकॉर्ड मुद्दत में ये मुकम्मल किया गया है। इट्स वेरी गुड। तो आज इसकी इनॉग्रेशन है, इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके इफ्तिताह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गुलकार अली ज़फ़र, आयम अवेक और आरिफ लोहार भी जो है वो इस पे परफॉर्म करेंगे। हमारे जो जबरदस्त सिंगर्स और परफॉर्मर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। देयर विल बी अ लेजर लाइट शो एज़ वेल। ओह वाओ, तो वी विल मिस द थिंग। हाँ, लेकिन उसको प्रॉपर सेलिब्रेट कर रहे हैं इवेंट्स की तरह जैसे, और होना भी चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। आखिरी इस तरह का जो कोई टूर्नामेंट हुआ था, मुझे याद भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट, प्लीज़ मुझे करेक्ट कराइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो 1996 का वर्ल्ड कप था। और 1996 के वर्ल्ड कप जो कि इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में, उसके बाद कोई अगर इस तरह का टूर्नामेंट हुआ तो प्लीज़ मुझे याद रहेगा ना, इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ है। सो पाकिस्तानियों, इट्स ओवर टू यू ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके मैदान है, ये आपका खेल है, आपकी तमाम तर टीम्स है भाई। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अब मैच देखने भी आइएगा और जितनी खूबसूरती से ग्राउंड बनाया गया है हिफाजत कीजिएगा, ग्राउंड का भी ख्याल रखिएगा प्लीज। और जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि एक बंच ऑफ सीरीज हैं, तो उसमें से पहली जो है वो ट्राई सीरीज है, 3 मुल्क की जो ट्राई नेशन सीरीज है।
चैंपियंस ट्रॉफी से कबल उसकी तैयारियां पाकिस्तान ने तो टॉप गियर लगा दिया है। इसके साथ साथ पहले न्यूजीलैंड आ गई थी और बिल्कुल नेट सेशन कल साउथ अफ्रीका भी आ गई है। साउथ अफ्रीका जबरदस्त और सेशन के साथ प्रैक्टिस मैचेस के जरिए भी ग्रीन शर्ट्स ने सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फास्ट बॉलर्स बैचेस के दौरान होने वाला जो मुकाबला है वो सनसनी होता चला जा रहा है और मैं तो अभी से एंजॉय कर रही हूँ और हम खुद भी जरा एक्साइटेड हो रहे हैं। सेशन भी बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं और अब आप कराची या लाहौर में घूमे ना तो आपको बड़े बड़े बोर्ड्स, आपने भी अगर आप आ रही होंगी कहीं से तो आपने लाजमी देखे होंगे कि बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सेस जो हैं वो लगे हुए हैं और उसमें देखें दो चीज़ें बस मैं नोटिफाई करूंगा, फिर हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। एक तो ये कि उसमें ऑब्वियसली भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, वो जब नहीं आ रहे खेलने तो तस्वीर भी नहीं होगी। और दूसरी बात, एक और शख्स जिसको पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, नहीं आ रहे वो भी बिकॉज ऑफ हिज इंजरी एंड ऑल। चले लेट्स सी जो आ रहे हैं अभी तक है ना, जो अभी तक आ रहे हैं भाई आ जाए यार। चले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। एक और बहुत अहम मसला कराची का, और वो कराची का मसला वैसे बहुत मसाइल हैं इस शहर में, लेकिन एक ऐसा मसला है कि जो कंट्रोल किया जा सकता है। एक माह में हुई है कई अमवात और ये वो अमवात हैं कि जो बिल्कुल नागहानी हैं। लोगों को पता नहीं होता, लोग सड़कों पे खड़े होते हैं, लोग अपने प्यारों के साथ खड़े होते हैं, लोग गाड़ियों पे होते हैं, लोग बाइक पे होते हैं, कोई कहीं जाने के लिए निकला होता है, कोई कहीं किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और ऐसे में एक बदमस्त हाथी की तरह का डंपर या हैवी ट्रैफिक आता है और उनको रौंद के चला जाता है। अब हुआ यह है कि कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ किया गया क्रैक डाउन का ऐलान, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये भी हुआ है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी कौन सी पहली बार हो रही है। और सिर्फ मखसूस औकात में हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल होने दिया जाएगा, इसके ऊपर तो पूरा कानून है। सवाल यह है कि ये क्या सारे कवानीन पहले से मौजूद नहीं है, और अगर पहले से मौजूद हैं तो इन पर अमल क्यों नहीं होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूर साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब, वेलकम टू द शो। कराची में नए साल के आगाज़ के साथ ही कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में वाज़े इजाफा देखने में आया है, जिसमें कई मासूम जानें ज़ाया हो गई हैं। लेकिन दूसरी ही जानिब इन ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ अभी तक नादिर साहब कोई बड़ी कार्रवाई नज़र आती नहीं है, जिसे देखकर हम मिसाल दें कि भाई ऐसा हो गया है कि तो भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, सजाएँ हुई। सबसे पहले तो इस अचानक इजाफे की वजह क्या समझते हैं आप, और साथ ये भी बताइए प्लीज़ कि हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कराची में पिछले कुछ दिनों से जो ट्रैफिक में हादसात की इंक्रीज़ रिपोर्ट हुई है, उस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है और ख़दशा ज़ाहिर किया है। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है जिसमें मासूम शहरियों की जान जा रही है और हुकूमत इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन अगले 1-2 दिनों में स्टार्ट करने वाली है। इसमें महकमा एक्साइज़ और होम डिपार्टमेंट, जिसके अंडर ट्रैफिक पुलिस जाहिर सी बातें आती है, इन दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान्ड है अगले चंद दिनों में। 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ये इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। महकमा एक्साइज इन डंपर ट्रक्स की जो फिटनेस है, जो रोड फिटनेस जिसको बोलते हैं कि ये रोड पे चलने के काबिल है भी या नहीं, उसको चेक करेंगी। इसके जो ब्रेक टेस्ट होते हैं, इनके जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जितने भी बड़े ट्रक्स हैं इन पे लाजमी लिखा होना चाहिए कि हैवी ड्यूटी लोड है, उस पर प्रॉपर निशानदही इनकी होनी चाहिए ताकि जो बाकी गाड़ियां रोड पे मौजूद हैं ये इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें एक्साइज अगले 1-2 दिन में एक ऑपरेशन स्टार्ट है, ये चीज़ें चेक करेगी और जो डंपर्स, जो ट्रक्स अनफिट है रोड पे ऑपरेट करने के लिए, उनको फौरी तौर पे जब्त करेगी। ठीक है नादिर साहब, ये तो पहली बार ये जो आप बातें कर रहे हैं, पहली बार तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वो सिंध हुकूमत पे भी इसको इल्ज़ाम पायद कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, इट्स नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, इट्स एवरीवेयर। डंपर माफिया को सिंध हुकूमत की, अगर मैं इसको ऐसे पुटअप करूं कि बैक हासिल तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो काम हो रहे हैं तरक्याती वो वहीं से आ रहे होते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कुछ अनासर गालिबन हुकूमती हैं जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? सोशल मीडिया की बातें जो हैं वो ज़्यादातर जो है झूठ पे मबनी होती हैं। अच्छा। और फेक न्यूज़ इसी को ही बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ चल जाए, जैसे पंजाब का वाक़या हुआ था यूनिवर्सिटी का कि खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या था, उसके बाद पूरे लाहौर को क्या पूरे पंजाब में जगह जगह हड़ताल और आग लगा दिया गया था। तो सोशल मीडिया की बातों पे यकीन बग़ैर तस्दीक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सिंध हुकूमत का बात है, मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया है कि सिंध हुकूमत
अगले 1 से 2 दिन में एक कॉम्प्रिहेंसिव मुहिम स्टार्ट कर रही है। तमाम डंपर्स, हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रॉलर्स को चेक करेगी, उसकी रोड वर्दीनेस चेक करेगी, और जो गाड़ियाँ अनफिट करार दी जाएंगी उनको फिर रोड पे आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन ठीक है नाज़िर साहब, अगर कानूनन बात करें ना, तो डंपर और हैवी ट्रैफिक के दाखिले से मुताल्लिक़ इस वक्त जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी है वो है क्या, चले बता दें आप, और किन औकात में उन हैवी ट्रैफिक को शहर में एंट्री दी जा रही है, ये भी ज़रा प्लीज़ बताइए साथ में। जो हैवी ट्रैफिक है उनको रात 11 बजे से पहले ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होती, और सुबह 7 बजे से पहले उनको ख़त्म करना होता है अपना ऑपरेशन। कोर्ट में इन्होंने केस किया था, कुछ कैटेगरीज आ गई उसमें, जैसे वाटर टैंकर हो गया, FWO या दीगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज की गाड़ियाँ, क्योंकि उनको अपना सामान लाना ले जाना होता है, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे अस्पताल में जो वेस्ट होता है उसको गाड़ियाँ, उनको कोर्ट ने इजाज़त दी है, सिंध हुकूमत ने इनको इजाज़त नहीं दी। ये भी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता है, लेकिन चले खैर, अगर कोई डंपर या हैवी ट्रैफिक अपने मुतय्यन वक्त के अलावा शहर में दाखिल होता है और हादसा हो जाता है तो क्या सज़ा, क्या जुर्माना उस पर लागू होता है? और अब तक कराची में डंपर या हैवी ट्रैफिक हादसा हुए हैं, उनमें ट्रैफिक ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई? क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि वो मारता है, निकलता है, भाग जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अभी सिंध हुकूमत की तरफ से एक कमेटी तश्कील की गई है, उस कमेटी की सरबराही प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी जो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। इसके जो दीगर मेंबरान होंगे वो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसके अलावा पुलिस से एक नुमाइंदे, और उसके अलावा 3 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स होंगे जो मोटर व्हीकल विंग है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उससे। और सिंध हुकूमत ने हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का आगाज़ भी किया है। इसमें एक चीज़ है कि बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर होगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। आप समझ रहे हैं कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करना यही सिर्फ इस मसले का हल है, या फिर ट्रक ड्राइवर्स की जो लंबी ड्यूटी है, बहुत सारे मामलात हैं वो भी हादसा की वजह बनते हैं, तो इट्स जस्ट द ड्राइवर्स एंड द ड्राइवर्स लाइसेंस, या मामला कुछ और भी है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। दुनिया भर में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो, क्योंकि उनके बड़े लॉन्ग रूट्स होते हैं, तो उनको कुछ आवर्स रेस्ट बाय लॉ रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे भी जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया कि जो इनका ड्राइविंग टाइम जो इनको अलाउड है वो वैसे भी सिर्फ रात 11 से सुबह 7 के दरमियान होता है, तो ये एक नॉर्मल इनकी ड्यूटी आवर्स होती हैं। इसके अलावा अगर ये दिन में अपनी नींद पूरी बेहतर है वैसे कर लें, और आई थिंक ये करते भी होंगे, बट अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जो दिन में भी जागते होंगे और रात में गाड़ी चलाते होंगे, उसके खिलाफ भी जो मुहिम स्टार्ट की जाएगी। लेकिन नाज़िर साहब, आपने नींद की बात की, तो आमतौर पर देखा गया कि ट्रक ड्राइवर्स को अक्सर नशा करके ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसा ही है, और इस हवाले से कोई ना कोई इक़दाम उठाए जा रहे होंगे, ज़रा वो भी बताइए। और रोड पर चलने वाले जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका क्या ड्रग टेस्ट लिया जाएगा? वाकई ऐसा हो सकता है? जहाँ तक आपका ये सवाल कि ट्रक ड्राइवर्स नशे में चलाते हैं, तो ये तो कानून में वाज़े लिखा गया है कि अगर कोई ड्राइवर ऐसा पाया जाता है, चाहे वो ट्रक का हो या कार या मोटरसाइकिल का, जो अल्कोहल में या किसी और नशे में चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो व्हीकल, तो उसको तो अरेस्ट ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। तो अभी ये जो कमेटी तश्कील की गई है और गवर्नमेंट ने जो नोटिस लिया है, इसके बाद बेहतरी की उम्मीद हमें है, और आप आवाम से भी रिक्वेस्टेड है कि आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। इंशाल्लाह ये जो कमेटी है ये अपना परफॉर्मेंस खुद दिखाएगी, और आप देखिए जितने भी ऐसे ड्राइवर पाए जाते हैं, क्योंकि जो पिकेट्स लगाए जाएंगे उस पर जाहिर सी बात है जब ड्राइवर्स को रोकेंगे उनके लाइसेंस चेक किए जाएंगे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर, आप बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब। बस आपकी तमाम बातों से मेनवान इत्तेफाक, सिर्फ एक बात से मौदबाना इख्तलाफ कि आपने कहा कि लोग पेशेंस दिखाएं। लोग नहीं दिखा सकते पेशेंस। माँ बाप मर जाएं, वो छोटी बच्चियाँ पेशेंस नहीं दिखाएंगी। 18 साल का 20 साल का लड़का मर जाए, उसके माँ बाप पेशेंस नहीं दिखाएंगे। माँ अपने बेटे के साथ मर जाए, उसकी फैमिली पेशेंस नहीं दिखाएगी, और आवाम भी पेशेंस नहीं दिखा सकते। आई एम सॉरी, बाय दिस ये ना हो कि आप पेशेंस दिखाएं और लोग मरते जाएं। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। फैसल, साथ में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो ये ड्राइवर्स का जब पता चलता है कि ये ड्रंक है या नशा किया हुआ है, तो एक आला होता है जिसके तहत हमें पता चल जाता है कि जी इन्होंने
ये किया हुआ नशा वगैरह या ये ड्रंक हैं और उसके बाद उन्हें फटाफट सज़ा हो जाती है। हमारे पास तो वो भी नहीं है। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इंटरनेट और मैंने कोशिश की ये लिख के देखने की कि ड्रग टेस्ट इक्विपमेंट इन कराची, तो मुझे कुछ नहीं मिला। चलिए अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो देयर इज एब्सोल्यूट सेंसेशनल स्टोरी विद अस। 74 साला जो साबिक बांग्लादेशी कमांडर हैं, उन्होंने कई सालों बाद खोली है अपनी ज़बान, जिस पे उन्होंने किया इस चीज़ का खुलासा और माजरत की है उन तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों से जिनके खिलाफ वो लड़े। किनके खिलाफ वो लड़े थे आप सबको पता है। बांग्लादेश में लोग अब जाग रहे हैं और जागने के साथ ही उन्होंने वो तमाम तर बुत पाश कर दिए हैं, घर जला दिए हैं। क्या कुछ हो रहा है, एक ब्रेक के बाद इसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और हम सब ने नैयरा नूर का वो बहुत ही मशहूर गाना सुना है, हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। और कई सालों के बाद अब ये चीज़ आश्कार होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक साजिश बनाई गई थी और दुश्मन मुल्क ने जिस तरीके से भाई को भाई से लड़वाया था, जो तमाम तर मामलात बनाए गए थे अगरतला में बैठ के और देहरादून में इसकी तमाम तर जो है मशक की गई थी, जिसके बाद मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया था, सकूत ढाका का वाक़या रोनुमा हुआ था। हमने देखा कि पिछले एक साल में बहुत तब्दीली हुई है। शेख हसीना वाजिद भाग के गई भारत और अब वहाँ पे वो अंडर शीज़ हाउस अरेस्ट। इसके साथ अब लोगों ने वहाँ पे जागना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइज बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और अब ये हुआ है कि बांगा बंधु, जिनको बंगालियों का दोस्त कहा जाता था बांग्ला ज़बान में, शेख मुजीबुर रहमान, पहले उनके वो मुजस्मे और वो सब गिराए गए थे और अब लोगों ने इनके घर में घुस के इनके घर को नज़र आतिश किया और जो एक म्यूज़ियम है अंदर उसको भी तहबाला कर दिया, ताख्तो ताराज कर दिया। दीज आर द सीन्स। और ये अगेन ये आइकॉनिक सीन्स हैं इस वक्त जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं। और इससे भी बढ़ के जो अब इंकशाफात हो रहे हैं, सोनिया, जो मैं बात कर रहा था ना कि भारत ने एक बागी फ़ोर्स बनाई थी मुक्ति बाहिनी के नाम से, जो जाके जिन्होंने तमाम तर पाकिस्तानी फ़ौज और उस वक्त के जो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थी। उसी मुक्ति बाहिनी के एक कमांडर हैं ज़ैनुल आबदीन, साबिक कमांडर, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं सोनिया जी। उन्होंने उनका बयान सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रहा है कि भारत की जो तरबियती याफ्ता दहशतगर्द तंजीम है मुक्ति बाहिनी के साबिक उनके जो इंकशाफात हैं बड़ी चौंका देने वाले हैं। ये पूरा 1 से 1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट था ये, और इसमें जो इंकशाफात हैं वो बहुत सनसनीखेज़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहबा। डॉक्टर साहबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ मैं आपके खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ चेंजिंग और इतनी बरक़रफ्तारी से तब्दील होगी ये गालिबन मैंने तो कम से कम नहीं सोचा था, ख़ास तौर पे बांग्लादेश में जहाँ पे एक फ्रीज़ था फॉर द पाकिस्तानीज़। लेकिन अब ये जो चीज़ बदलती जा रही है, हम सबको पता है, वी हैव रेड बुक्स अबाउट इट कि किस तरीके से अगरतला में साजिश बनाई गई, देहरादून में जो है वो तमाम तर कैंप्स बनाए गए और उसके बाद वहाँ से इंडिया की बिहार रेजिमेंट के साथ मुक्ति बाहिनी वालों को भेजा गया और फिर उन्होंने जो कुछ भी किया। लेकिन नाउ कमिंग फ्रॉम मुक्ति बाहिनीज़ माउथ, कितना इम्पोर्टेंट है ये? मेरे ख्याल लार्जली तो इसलिए क्रिटिकल है दैट बहुत प्रोफाउंड एंटाई पाकिस्तान प्रोपेगेंडा था, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को भी मलाइन किया गया, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को भी मलाइन किया गया। आज भी हमें हमारे अंदर से बहुत दफ़ा लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी गलती थी कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और हमें दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है, इस तरह के मसाइल ममालिक में आ जाते हैं, लेकिन वो एड्रेस हो जाते हैं अगर फॉरेन इंटरवेंशन ना हो। तो अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इस बात का मैं आपको बताऊं, मोदी जब तशरीफ़ लाए थे बांग्लादेश तो उन्होंने बरमला इस बात का इकरार भी किया था कि हमने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान को दो लख्त करने में। इसमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल थी, इसमें मटीरियल सपोर्ट भी शामिल थी। और क्योंकि पाकिस्तान ने
मीडिया को ब्लॉक किया था, तो सारा मीडिया जो था वो इंडिया में बैठा हुआ था, तो वो बिल्कुल इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को आगे ले जाता था और उसको समझिए एम्पलीफाई करता था, और फिर वही जो एक बायस पर्सपेक्टिव था वो रियलिटी ऑफ द ब्रेकअप बन गई और बहुत अरसे तक लोग उसी को रिपीट करते रहे। तो अब इतने अरसे बाद जब वहाँ की हुकूमत तब्दील हुई है और अंदर से एक इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हुई है, तो ये फैक्ट्स जो हैं मेरे और आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं पिछली दिहाइयों से जो इंडियन प्रोपेगेंडा था उन्होंने उसको इतना कंसोलिडेट किया था, इतना इन्फोर्स किया था कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस बात पे कन्विंस थे कि शायद हमारी कोई बहुत बड़ी गलती थी। हमारी गलती थी, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर ये 900 माइल्स ऑफ एनिमी टेरिटरी बीच में ना होती और इस तरह की एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इशू ना होता तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कब तक सच को छुपाएंगे, तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, खुल रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर से रिजेक्ट किया जा रहा है उन टेंडेंसीज़ को। मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान इसको यूज़ भी कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है यूनुस साहब से, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ टाइज है। ये कहा जा रहा है कि एक नया दौर ताल्लुकात का पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में खुलने वाला है, तो वो अब हमारे सामने हो गया। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगी कि जब ये हुआ था तो बड़े ज़ोर शोर से इंदिरा गांधी साहिबा ने फरमाया था कि जी 2 नेशन थ्योरी दफन हो गई। 2 नेशन थ्योरी तो दफन नहीं हुई ना, क्योंकि जो सूरत हाल है वो अब और भी खुलकर सामने आ गई। 2 मुस्लिम स्टेट्स इमर्ज्ड in the subcontinent. It's not that they merged with India. तो मेरा ख्याल है कि the 2 nations story stands intact. तो अपनी जगह उतनी मजबूती से खड़ी है। हुमा साहिबा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जब ये बयान इनका काफ़ी ज़्यादा वायरल अभी हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अरसे से चली आ रही थी ना, तो ये इंकिशाफ अब जाके इतने सालों के बाद क्यों हुआ और ये सबसे छुपा हुआ क्यों था, और अगर ये छुपा हुआ नहीं था तो फिर ये मंजर आम पर क्यों नहीं आ पाया और अब क्यों आया अचानक से? लार्जली बिकॉज मेरा ख्याल है अवामी लीग का बहुत सख्त कंट्रोल था मीडिया पर भी और हुकूमती इदारों पर भी और हुकूमती समझिए ट्रेंड्स पर भी। तो वो इस किस्म का कोई डिसेंट या इस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते थे। आपको पता है कि हसीना ने जो है हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के लोगों को भी बहुत बुरी तरह प्रोसिक्यूट किया, उनकी हैंगिंग्स हुई थी बांग्लादेश में। तो क्योंकि वो साहबजादी थी शेख मुजीबुर रहमान की, तो वो इस तरह के किसी डिस्कोर्स को पनपने नहीं देती थी। अब जब यूथ लेड एक मूवमेंट आई और इसके बावजूद कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सपोर्ट हासिल थी, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। तो समझिए जब ये कवर हटा या ये कदवन हटी तो फैक्ट्स खुल रहे हैं और मेरे ख्याल है अभी और फैक्ट्स भी सामने आए। यस थैंक यू सो मच उमा बकाई साहबा एंड वी वुड हैव लव टू टॉक, वी आर शॉर्ट इन टाइम। सिर्फ आखिर में ये चीज़ और वो ये कि आप सच जितना भी छुपाएं, चाहे सालों तक छुपाए चाहे दहाइयों तक छुपाए, सच आखिर सच है और वो कभी न कभी निकल के सामने आता है। हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि उन तमाम, क्योंकि आपको पता सोनिया बहुत सारी फैमिलीज़ आज तक पाकिस्तान के नाम पे बांग्लादेश में स्ट्रैंडेड हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो अभी भी रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। तो हम इस पर मज़ीद इंशाल्लाह डिग डिप करेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जब भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं गाने बजाने की तो आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है। मुझे भी बचपन से सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। मैं इस पे बाद में कमेंट करूँगा। सिंगिंग की तो इन्होंने बात की तो इनसे अभी टेस्ट ले लेते हैं हम, लेकिन हम जिनसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बल्कि उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आई हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही ख़ास किस्म की मेहमान हैं और वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं कि जो एक गाने की एक पीस की शान बढ़ा देती हैं।
वीरू शान इनका नाम है और शान बढ़ा देती है वाह, क्या मैंने जबरदस्त बात की है। शान, हाँ, वाह, अरे वाह वाह बोलिए, वाह बोले यार। ब्रेक में आपको चले ठीक। और नहीं, और वो जो गाना गाएंगी ना उसके कार्ड भी लूंगा मैं। तो चले डायरेक्ट चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? प्लीज इग्नोर अस से चलता रहता है। हाँ नहीं प्लीज डोंट इग्नोर अस, हमें सीरियस लें। Maybe I'll be part of this. मोर देन वेलकम। मैं बड़ी देर से देख रही थी कि आप ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं, प्लीज हमें दिखाएं। एक तो ये कि आप प्ले भी करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Sonia, these are called percussion instruments और ये बेसिकली साउंड इफेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। जैसे ये एक रेन मेकर है और ये जैसे हाँ बारिश की आवाज के लिए एक तो बारिश हो रही है। वाह वाह वाह। Yeah, these are used in like couple of like different songs. इसी तरह this is like a shaker और ये बैकबोन होता है किसी भी गाने की। Yes, exactly. ये अच्छा, मुझे लगा डंबल्स रखे हुए हैं। एक जल परी खो जाने दो जल में कहीं। वाह जबरदस्त। एंड इसी तरह और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं इसमें, लाइक घुंघरूस, लाइक यू नो मोरा सैया। Wow. And then of course like different kinds of like different sounds, like this is a different shaker, this is a different shaker. तो इसमें और बहुत एक दुनिया है परकशंस की। मैं अभी कुछ बस लेके आई हूँ जितने बैग में आ रहे हैं। अलावा भी काफी सारे हैं। ऑफ कोर्स सोनिया, क्योंकि पूरी दुनिया में साउंड इफेक्ट्स का एक पूरा एक वास्ट सब्जेक्ट है ये, और ये बहुत सारी चीज़ों में, इवन मूवीज़ में और इन चीज़ों में यूज़ होता है। मुझे उसमें ना यूट्यूब की वीडियो आ रही है वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वाली, जिसमें वो घोड़े भाग रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट एक डिफरेंट होता है, और वो जो पीछे से तो उसका एक अलग होता है। वैसे मेरे ख्याल से सुने पहले, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। मतलब ये आप किस तरह प्ले करेंगे? हम मेरे ख्याल से सुनते हैं पहले हैं। ये भी किया तो है अभी मैंने क्या गाने के साथ। गाना कौन गाया? ये भी गा दिया मैंने। हाँ, और गाएं। आई थिंक टीजर जो दे रहे थे आप नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको पूरा मतलब प्रॉपर्ली होना चाहिए ना। हम क्यों नहीं? व्हाई नॉट हाँ ठीक है। तो मैं इससे आगाज करूंगा कि कहाँ प्ले कर चुकी है। ऑब्वियसली इन द कोक स्टूडियो एज वेल। सो वहाँ पे कौन कौन से गानों पे प्ले किया है वो पहले तो मैं बताएं। मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था नेस्कैफे बेसमेंट से। हाँ, तो वो 2012 में सीज़न 1, और उस वक्त हम सारे फ्रेशीज थे, बयान द बैंड, असफर वगैरह सारे, सोच द बैंड, रबी अदनान। सो वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म इन 2012, ऑल ऑफ अस, with Zulfi bhai who selected us उसके लिए। Great Zulfi. And we were students at that time. तो बस वहाँ से हम सबके करियर्स का जो है ना वो एक आगाज़ हुआ है, और फिर सीज़न 1 में थी, सीज़न 5 में थी, फिर उसके बाद मुझे मैं जब बाहर से म्यूज़िक प्रॉपर पढ़ के आई, फिर उसके बाद मुझे कोक स्टूडियो में अपॉर्चुनिटी मिली। फिर सीज़न 12 में मुझे रोहेल ने कॉल की फॉर कोक स्टूडियो। Another legend. Yes, definitely. And late Hania Haslam, basically she recommended me. God bless her. तो उसके बाद फिर मैंने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड, तो इस तरह के डिफरेंट उसमें मैंने पार्ट लिया, और मैं इंटरनेशनली जो है वो कोलैबोरेशंस करती रहती हूँ। आई गॉट अ स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन टू स्टडी एथनोम्यूजिकोलॉजी, and then I got scholarship in South Korea to study traditional Korean drums. और फिर मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से उस्ताद बशीर से थोड़ा सा तबला सीखा। तो बस ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तबला भी होना चाहिए था वैसे। तबला उस्तादों का काम है, अगर मैंने थोड़ा सा उसको हाथ भी लगाया ना मेरी क्लास हो जाएगी। देखिए वो पकड़ेंगे ना, हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, वैसे आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं? बिल्कुल। आप उसके लिए क्या करें? बेसिकली मैंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 2019 में, विच इज़ कॉल्ड फंकारी इनिशिएटिव, एंड माय एम इज़ टू ब्रिंग द नॉलेज ऑफ ड्रम्स टू द पीपल, क्योंकि म्यूज़िक बड़ा कंट्रोवर्शियल है हमारी सोसाइटी में आज भी। It shouldn't be. Yeah, I mean that's a very sensitive debate. And it was never like that. Let me put it that way. Yeah, exactly. It was never like that.
तो बस उस एक चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से इस चीज़ को लेके चला जाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके या ऑल फीमेल ड्रम सर्कल्स, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो हमारे नहीं निकल पाती या उनको एक सेफ़ स्पेस नहीं मिलती है, तो बीइंग अ फीमेल, द ओनली फीमेल परकशनिस्ट, आई थॉट दैट आई कैन डू दिस, बिकॉज एक फीमेल अगर सिखा रही है किसी फीमेल को तो वो ऑलरेडी एक सेफ कंफर्ट जोन आ जाता है। Let's say how different it is percussion म्यूजिक में percussion और जो हम साउंड इफेक्ट्स देते हैं इन एनी सीन, किसी पहाड़ का सीन हो गया, तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं या दोनों चीज़ें सेम हैं? ये मुख्तलिफ है। ओके, ये मुख्तलिफ है क्योंकि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यूजली हमारे सॉन्ग्स वगैरह में साउंड इफ़ेक्ट्स और उसमें आ जाते हैं। मूवीज़ के जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर कि उस टर्म को क्या कहते हैं, बट वो डिफरेंट उसमें आ जाता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजली दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर प्लेड विद हैंड्स और जो स्ट्राइक करके बजते हैं, जैसे आपने इसको मार के कुछ बजाया है या हिला के इस तरह से, तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में ये आता है। और ये दुनिया में बहुत डिफरेंट जॉनर्स में यूज़ होता है, जैसे लैटिन म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और भी हमारे अब हमारे भी म्यूज़िक में काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गया है ये। वैसे अभी उन्होंने फीमेल ड्रम सर्कल की बात की तो मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आई, वो हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे। हम कर सकते हैं हम यहाँ पे भी ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पता है सोनिया, जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स गई, मैंने ऑर्फन हाउस ऑल फीमेल जो बच्चों के होते हैं, सिर्फ लड़कियों के, जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं उनके लिए, फिर मैंने ऑल फीमेल इस तरह के नॉर्मल घरों से लोगों को इन्वाइट किया। वो इतना डिफरेंट और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था फैसल के मैं लिटरली आई हैड टीयर्स इन माई आइज़, बिकॉज वो जो एक डिलेमा था ना कि म्यूज़िक करें ना करें, वो सब एलिमिनेट हो गया। द टाइम दे पुट देयर हैंड्स ऑन ड्रम्स दे वर समवेयर एल्स। और सब डर रहे थे पहले कि नहीं हमें नहीं आता, हम क्या। मैंने कहा रिदम एक ऐसी चीज़ है जो हम में एग्जिस्ट करती है, हम वो लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि दिल की धड़कन एक रिदम है, हमारा बोलना एक रिदम है, सांस लेना एक रिदम है। इवन जो हम लोग बच्चों को सुलाते हैं वो एक रिदम जब देते हैं तो वो फ़ौरन से सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, साउंड, एग्जैक्टली या कैसे आपको सुकून देती हैं। बहुत सारा मेडिटेशन में भी आपको दिस इज रिदम, वी आर रिदम। लेट्स डू अ पीस देन। आपने बेसमेंट की बात की, सो माय फेवरेट पीस वाज तेरे इश्क में जो भी डूब गया। You remember? Yeah. So can we do that with your thing? Yeah. End with that? If you guys are singing. All right. Yeah. Okay. So let's start with I will use shakers and I will use this. Okay. Gungrus, yeah. Okay. So आप start कीजिए and I will follow you. आप गाएं, टेम्पो दें मुझे। 3, 2, 1, क्यों? देखूं जब मैं ज़मीं, देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। हो देखूं जब मैं ज़मीं, देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। इन सितारों से भी आगे जो है जहां, सब तेरे हैं निशान। तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। Outstanding. अब इसमें ये है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक साउंड बनाते हैं। परकशन इज वन ऑफ द साउंड्स। अब ये चल रहा है, इसमें फिर ड्रम्स ऐड होंगे, इसमें फिर कीज ऐड होंगी, बेस ऐड होगी, सो दिस विल गिव लाइक अ कंप्लीट मैजिक शुरू हो जाएगा। दिस विल गिव लाइक अ कंप्लीट साउंड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। अभी एक
बहुत अहम मामला है जो आपके सामने रखना है। आप सबको पता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसी USAID या USAID, इसका मुस्तक़बिल जो है वो अब ख़तरे में है और फ़िलहाल इस इदारे के मुलाज़मीन की जो सिस्टम्स तक रसाई है उसको महदूद कर दिया गया है। बाय द वे, इफ़ यू गो राइट नाउ और अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करें USAID की वेबसाइट को, यू वोंट गेट एनीथिंग। और जितने भी मुलाज़मीन हैं उनको लीव्स पर भेज दिया गया है, जिसके बाद अब चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि शायद ट्रंप इंतज़ामिया इस इदारे को बंद ही कर दे। लेकिन अगर ये बंद हो गया इदारा तो क्या होगा? आखिर ये इदारा ऐसा क्या करता है और पाकिस्तान में इस इदारे की क्या अफादियत थी? आज उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट था USAID का पाकिस्तान में। तो आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में USAID की इन्वेस्टमेंट थी और पाकिस्तान में कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपको बताते हैं। 84 करोड़ 56 लाख जो अमरीकी डॉलर्स के मंसूबे हैं वो बंद हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब वो कहाँ कहाँ ये प्रोजेक्ट्स थे, किन किन सेक्टर्स में ये प्रोजेक्ट्स थे, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। फिर यू कैन प्ले द नेक्स्ट स्लाइड। और तामीर और तरक्की जो है उसके लिए हम कितना खर्च, USAID कितना खर्च कर रहा था। अगर हम सिर्फ डैम्स की बात करें, क्योंकि पानियों का एक बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ डैम्स की बात करें तो $150 मिलियन का तरबेला डैम की एक्सपेंशन इसी USAID के तहत हुई है। उसके बाद कुरम तंगी डैम 81 मिलियन डॉलर्स की इसमें एक्सपेंशन हुई है और 97 मिलियन डॉलर्स की गोमल जैम डैम जिसकी कंप्लीशन हुई है। एक तो तवानाई के शोबों में USAID की ये परफॉर्मेंस रही है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्लाइड कौन सी है जिसके हवाले से हम आपको बताएं, तो लेट्स सी माशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें मुख्तलिफ है, जिसमें तवानाई से लेके और दीगर शोबे आ जाते हैं। 43.5 मिलियन डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट है और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कि जो अब रुक गई है, जो रोक दी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया, डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एक अलग चीज़ थी, लेकिन एक्सेस टू क्लीन वाटर, जैसे कि पाकिस्तान एक रिसोर्स स्ट्रेस्ड कंट्री है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, चाहे वो थरपारकर हो, चाहे वो दीगर ऐसे एरियाज़ हो जहाँ पे साफ़ पानी की फराहमी, इवन फॉर दैट से शहर कराची हो, साफ़ पानी की फराहमी के मंसूबे, उनके लिए 17.9 मिलियन डॉलर्स जो है वो मख्तस थे। उसके तहत बहुत सारे मंसूबे बने और अभी मज़ीद इन पे काम चल रहा था। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसमें 19.1 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी USAID की कि जो अब रोक दी गई है। तो कितनी ही ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट थी जिसको रोक दी गई है। और सबसे अहम चीज़ तालीम के फ़रोग के लिए जो इमदाद थी वो बहुत अहम है। USAID के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्कूल्स चल रहे थे और बहुत सारी टीचर्स ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो लेट्स हैव ओवरव्यू कि एजुकेशन सेक्टर में USAID ने क्या किया है। 20 मिलियन डॉलर्स की लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम थी और इसके साथ साथ 1 लाख टीचर्स को ट्रेन किया गया था। इन लीडरशिप प्रोग्राम्स में स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन भी आती हैं, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी आती है और इसमें स्कॉलरशिप्स भी आती हैं कि जो USAID के तहत दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रिहैबिलिटेशन जो है ना, क्राइसिस के टाइम पे USAID ने कितनी पाकिस्तान की इमदाद की कितने प्रोजेक्ट्स थे। आप सबको याद होगा वो डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक 2005 का ज़लज़ला, उसमें USAID की जानिब से जो इमदाद आई थी वो 510 मिलियन डॉलर्स की थी, सिर्फ 2005 की। इसके बाद 2010 के भी बहुत ही डेवस्टेटिंग फ्लड्स थे और सैलाब मुतासिरीन के लिए 667 मिलियन डॉलर्स की इमदाद आई थी। और उसके बाद एक और सैलाब 2022 का, आप सबको याद होगा, वहाँ सैलाब मुतासिरीन के लिए 53.1 मिलियन डॉलर्स की इमदाद आई थी। तो आपने देखा कि तालीम से लेके सेहत तक, सेहत से लेके रिहेबिलिटेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तक और उससे लेके तवानाई तक कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि जो USAID के थ्रू पाकिस्तान के लिए इमदाद की शक्ल में आ रही थी। अब बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक फैक्शन ऑफ द सोसाइटी वो ये कहता है कि अगर हमारी इमदाद बंद हो गई है तो क्या ये अब सेल्फ रिलायंस का मौका आ गया है पाकिस्तान के लिए, और क्या हम इस पोजीशन में हैं कि वी कैन गो ऑन द सेल्फ रिलायंस एंड ऑल। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर साहब, ये अब पूरी दुनिया में ज़बान ज़द आम व ख़ास ये मामला है USAID के प्रोजेक्ट्स का बंद हो जाना। पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट्स के बंद हो जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखें, अगर पिछले 4 सालों में देखा जाए तो 450 मिलियन के करीब पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो आपने अभी बताया है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें वाटर सैनिटेशन है, जिसमें एजुकेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
तो इसमें बिल्कुल यकीनन एक उन्होंने की है कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी उसमें किया, उसकी ज़ाहिर आदमी मुतरफ होना चाहिए उसका। लेकिन ये है कि साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हमें अपने पैरों पे ज़ाहिर खड़ा होना है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 100 मिलियन अगर के करीब अगर एड हमारी खत्म हो गई, अगर हम सिर्फ जिस सेक्टर में अभी आपने जिक्र किया और मैंने भी उसको आयादा किया, उसमें उस सेक्टर्स में तो ऑलरेडी हमारे पास बजट एलोकेशन होता है, हर साल बजट एलोकेशन होता है, उसको सही बजट को इस्तेमाल करने हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी एड की। ठीक है, डिजास्टर में जब अर्थक्वेक आया और सैलाब आया, उसमें 500 और 600 मिलियन के करीब दिया हुआ एक ज़्यादा कसीर रकम थी। अब बहरहाल बात यह है कि कोई भी नेशन जब तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो, वो नेशन गयूर नहीं हो सकती, वो नेशन जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज़ाद नहीं हो सकती। और यही वतीरा और यही मसला हमारा रहा है कि हम इतने कर्जों तले दबे होते हैं, इतने एड के हम हो गए हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे बस में नहीं रही, हमारे हाथों में नहीं रही। क्योंकि IMF जब आता है तो वो कहता है कि आपने इस पे टैक्स लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, बिजली बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, आप पुरानी बात नहीं। जी बिल्कुल जमी साहब, पाकिस्तान में जारी USAID प्रोग्राम 90 रोज के लिए वक्ती तौर पर रुक गया है। सवाल यह है कि अगर USAID ID बंद हो गया तो फिर क्या होगा, USAID अगर कम्प्लीटली बंद हो गया? नहीं, मैं तो मशवरा यही दूंगा, देखिए कोई एक सेक्टर में तो नहीं है ना, हमारी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, सारी डिपार्टमेंट हैं, कुछ डिवॉल्व हो गए हैं प्रोविंशियल लेवल पर, तो हमें उनको फौरी तौर पर सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा कि वो सेक्रेटरीज, वो मिनिस्टर्स बैठें और कहें कि जी जो बंद हो गए हैं इनके तमाम एम्प्लॉइज को बुलाएं, कहें कि हम आपको कैजुअल यानी कि हम आपको टेम्परेरी तौर पर अपने बजट में से एडजस्ट करके आपको एडजस्ट करते हैं, जो आपके ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं बताएं, जो हमारी बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं हम इसको अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए कोई भी USAID का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ तो नहीं हुआ था ना, गवर्नमेंट की उसकी कोलैबोरेशन थी, गवर्नमेंट की रजामंदी थी, गवर्नमेंट की अप्रूवल थी, तो गवर्नमेंट को उसको बहुत सारे ममालिक हैं एड खुद ब खुद बंद कर देते हैं, कहते नहीं चाहिए भाग जाओ आप हमारे मुल्क से, क्योंकि एड के साथ साथ कोई वो मुफ्त में तो नहीं आपको एड देते हैं, उनके मकासद होते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को हासिल करने के लिए। तो वो अपना एक चीज़ अब ये है, टॉकिंग इंटरनेशनली, हमने पाकिस्तान की तो बात की और हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी कहा करती थी कि ट्रेड नॉट एड। लेकिन ग्लोबली अगर बात करें, आपको लगता है कि ये जो ट्रंप पॉलिसी लेकर आए हैं ये अब मुस्तकिल पॉलिसी बन जाएगी, या फिर लाइक आई हैव टॉक टू पीपल देयर इन USAID और वो उस पर नाराज़ बहुत हैं और वो कंफ्यूज है कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? आपको लगता है कि फिर ट्रंप जाएंगे दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ये कंटिन्यूस अब ऐसा ही मामला रहेंगे? देखिए पोलिटिकल लीडरशिप और सरबराह लीडरशिप का, यानी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास तो बड़े इख्तियारात होते हैं ना, क्योंकि उसकी पूरी पार्लियामेंट उसके साथ होती है, कांग्रेस साथ होती है, तो लिहाजा वो पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी। ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि वो मल्टीलैटरलिज्म पे जाना चाहते हैं या बायलैटरलिज्म पे आज जाना चाहते हैं। USAID या कोई भी आउटरीच वो मल्टीलैटरलिज्म का फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होती है। जो ट्रंप का पिछले दौर में भी यही वतीरा रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म पे कम, उन्होंने USAID की एड का अपना UNO की एड कम कर दी, WHO की एड कम कर दी, उसमें अनरवा की एड कम कर दी। कहते हैं UNO को भी मैं 35% जो जाता है अमेरिका से नहीं दूंगा, वो तो NATO की भी एड कम करना चाह रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है, वो उनका हक है, हमारा हक तो नहीं है कि भाई आप हमें पैसे दे रहे हो, आप क्यों बंद कर रहे हो, मारेंगे आपको, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो उनका हक है, उनका सॉवरन हक है उस मुल्क का और उस मुल्क के सरबराह का। उन्होंने बंद कर दिया, इसका इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास 39 प्रोजेक्ट हैं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे पास उन प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ सेक्टोरल डिपार्टमेंट्स हैं। उन सेक्टोरल डिपार्टमेंट को चाहिए, अगर आप अभी किसी को लाइन पर लें सेक्रेटरी को, उसको पता ही नहीं होगा कि 39 जो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। भाई उसको टेक ओवर करें, अपने बजट से उसको डाइवर्ट करें, कुछ बजट में एडजस्टमेंट करके, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में एडजस्टमेंट करके, कुछ करप्शन को कंट्रोल करके, कुछ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके। 100 मिलियन कौन सी इतनी बड़ी चीज होती है, हमारा इतना बड़ा मुल्क है। बिल्कुल और आपकी जो बात से मैं ये खर्च कर पाया हूँ कि बिल्कुल इट्स नाउ टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ इट्स कि हम सेल्फ रिलायंस की जानिब जाएं। अगर एक तरफ से इमदाद बंद हो जाती तो हम कब तक उस इमदाद पे डटे रहेंगे? इससे एक चीज़ और चीज़ हो रही है निकल के बाहर आती है कि हम अपने डैम से लेकर सेहत तक कितना दूसरों पर डिपेंडेंट थे। अच्छी बात है कि इमदाद होनी चाहिए, बट नाउ
इमदाद नहीं होनी चाहिए। इमदाद सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ही होनी चाहिए। बाकी मामलात में दे शुड बी इन्वेस्टमेंट और उससे भी बढ़ के दे शुड बी सेल्फ रिलायंस ना। चलो हम एक ब्रेक लेने, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो आपसे मुलाकात कराएंगे खुसूसी मेहमानों की। और पहली मर्तबा सिंध पुलिस की तारीख में कुछ हुआ है और क्राउड मैनेजमेंट में वो क्या हुआ है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी जगहों पे कोई जत्था इकट्ठा हो जाता है, कोई मॉब हो जाता है, कोई क्राउड आ जाता है और फिर उसको टैकल किस तरह से किया जाता है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। सिंध पुलिस की जानिब से एक ज़बरदस्त इक़दाम किया गया है और पहली फ़ीमेल क्राउड मैनेजमेंट फ़ोर्स कायम की गई है। और पहला ये जो बैच है 50 रुकनी ख़ातीन पर मुश्तमिल है, जिसमें ख़ातीन से एहतजाज के दौरान उन्हें कैसे हैंडल करना है इस हवाले से ख़ास तरबियत भी फराहम की गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं SSP RFF अली रज़ा साहब। आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं लेडी कमांडो इकरा अब्बास। आपका भी इकरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो इस इक़दाम के हवाले से थोड़ा हमें ब्रीफ करें कि ये क्या है और कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी और टाइम देने का। और मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंध पुलिस को बेसिकली। और सिंध पुलिस के अंदर एक IG साहब की कमांड में एक यूनिट है रैपिड रिस्पांस फोर्स। रैपिड रिस्पांस फोर्स को अक्सर इस तरह दिया जाता है कि IG साहब का ट्रस्ट उस पर बहुत ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ टास्क जो होते हैं वो देते हैं अदर दैन रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक जो अपनी ड्यूटी है। जिसमें पहले एक IG साहब का कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट था S4, जो वो तमाम सिंध के जो 40 टोल प्लाजाज हैं उस पर कैमरे लगाए गए थे और सिर्फ जो गाड़ियाँ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है और उसको भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो RRF की फोर्स से किया गया था। ओके। तो वो RRF का जो टास्क था पहले 6 महीने का वो IG साहब ने हमें दिया था। इसी तरह जब CPAC यूनिट बना था तो उसका टास्क भी RRF को ही दिया गया था। जब एक यूनिट खड़ा करना होता है तो IG साहब का ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो RRF पूरा करके देती है। तो उसमें CPAC का पूरा यूनिट पहला जो साल था वो RRF की DIG की कमांड में ही चला। फिर वो जब इस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसके बाद वो हैंड ओवर कर दिया गया था। इसी तरह क्राउड मैनेजमेंट यूनिट क्योंकि सिंध में नहीं था और पाकिस्तान के बहुत से सूबों में नहीं है, तो क्राउड मैनेजमेंट यूनिट का जब IG साहब ने अपने पिछले टेन्योर में गुलाम नबी मेमन साहब ने कंसीव किया था ये आइडिया कि हमारे पास एक एंटी राइट फोर्स होनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो और इसी काम के लिए ट्रेंड हो, क्योंकि बहुत इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, नज़र नहीं आती जी, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा काम हुआ और इन डेप्थ काम हुआ और पूरा वो एक यूनिट डिज़ाइन किया गया। उस पूरे यूनिट को डिज़ाइन करके गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया, क्योंकि जब कोई नया यूनिट आता है तो ज़ाहिर है उसमें फिर कुछ फ़ंड्स का भी मसला होता है, वो भी चाहिए होते हैं, चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट से मींस कैबिनेट से अप्रूव कराया और ये कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद यूनिट बना। अब जब यूनिट बन गया तो अब उसका प्रोसेस चल रहा है इसका रिक्रूटमेंट का, क्योंकि इसमें हमारी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 3000 की है, जिसमें हैदराबाद का स्टेशन होगा, सखर का होगा और कराची में 2 स्टेशन होंगे। कराची में इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कराची में आए दिन बिजली गई तो रोडें बंद हो जाती हैं, क्राउड आ जाता है, मॉब आ जाता है। इसी तरह कुछ छोटे छोटे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। किसी की तनख्वाह बंद हो गई तो वो आ जाता है, कहीं वकीलों का मॉब है, बंदिश है, इस तरह के आए दिन ही चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बेसिकली। अब इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है 209 अभी ज़्यादा, और 1971 या 72 की इस वक्त रिक्रूटमेंट चल रही है। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर इनकी इग्लिट जो सेमी स्पेशलाइज्ड एक समझ लें कि कोर्स होता है वो रज़ाकाबाद में, फिर रज़ाकाबाद में इनका एलीट कोर्स होगा जो ये कमांडो फिर सर्टिफाइड होंगे, उसके बाद इनका एंटी राइट का कोर्स होगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है और इसको लॉन्ग टर्म इसीलिए प्लानिंग भी की गई IG साहब की तरफ से। फिर जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो बाय द टाइम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ फोर्स लिए और उसको ट्रेन किया। ये लोग भी पहले इकरा का जो ग्रुप है ये CPAC में भर्ती हुआ था, लेकिन CPAC में जब वहाँ पे यूटिलिटी इनकी कम हुई तो इनको RRF में ट्रांसफ़र किया गया। फिर यहाँ पे जब ये आए हैं ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 50
फीमेल ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल्स थी। तो DIG RRF हैं असफर मैसर साहब, उन्होंने कंसीव किया कि हमारे पास फीमेल एंटी राइट यूनिट भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसा भी होता है कि सिर्फ ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, या ऐसा भी होता है जब ख़वातीन और मर्द मिल के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिर है ये माशरा ऐसा है कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको पुश नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। वो आ भी रही हैं तो आपको उनको रोकना मुश्किल होता है। तो ये हमारे जो मेल स्टाफ था उसके लिए बहुत एक चैलेंज होता था। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया उनको कंसीव किया उन्होंने, असफर मैसर साहब ने, DIG RRF ने, और उस पर काम शुरू हुआ। ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे पहले बहुत तैयारी होती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर टेम्परामेंट होता है, फिर इनकी भी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है, मॉब और क्राउड की भी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है, इनका पेशेंस चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि हर तरह का क्राउड आता है आपके पास। हर रोज़ एक नई सिचुएशन आ रही होती है, हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस हो रहा होता है, हर तरह के लोग आपको मिल रहे हो, आप वही हैं लेकिन आपके सामने वाला बदल रहा होता है। तो इस तरह की इन लोगों की सिलेक्शन हुई, और फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी उनको लेके, और फिर 40 का हुआ है आपका ना, 40 का ग्रुप है, 2 प्लेटून इनकी तैयार हुई है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात की, इकरा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हैं आपके इकरा पास। उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट में बेस्ट है, क्योंकि इकरा ने पोजीशन ली अपने ग्रुप में। मैं चाहूँगा मैं इकरा से भी बात करूँ। इकरा, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और यू नो बीइंग अ कमांडो एक बहुत एलीट काम होता है। तो मैं चाहूँगा पहले तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और जब आपने ये चीज़ की कि यार अब मैं लेडी कमांडो बनूँ, उसके पीछे क्या थॉट्स थी और ये टफ़ कितना था आपके लिए? जी, जैसे कि आपको पता है हमारे DIG साहब ने लेडीज़ एंटी राइट टीम बनाई है, 15 की प्लेटून्स हैं। स्टार्ट में जर्नी में तो थोड़ी मुश्किलात थी हमें, मतलब नहीं, आपको पता है कोई स्टार्ट करें काम, थोड़ी डिफ़िकल्ट्स तो आती हैं। फिर हमें सर ने सिखाया, सारा तरीका सिखाया, किस तरह से हमें अपनी महारतें सिखाई, टेक्निक सिखाई कि अगर क्राउड हमारी तरफ आए तो हमें उन्हें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। ये सब हमारे उस्ताद साहिबान ने, इसमें काफ़ी मेहनत हुई, हमारे अफसर की, हमारे DIG साहब की, SP DSP सब की बहुत मेहनत है, तब जाके ये हमारी एक टीम तैयार हुई है, एंटी राइट गर्ल्स की प्लेटून। ज़बरदस्त। सर, अभी आपने तस्करा किया द मेंटालिटी एंड द साइकोलॉजी। जब भी फोर्स की बात आती है, मे इट बी पुलिस और मे इट बी द पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो फोर्स हमारे जहन में आती है कि इट हैज़ टू बी ताकत एंड ऑल, लेकिन कितना ज़रूरी है कि आप जो प्राइमरी काम है कि उस चीज़ को सेटल डाउन करें। मेंटालिटी कैसे चेक की जाती है, कितना वो एजिटेटेड है, उसके साथ अब कोई मेरे सामने चिल्ला रहा है, मैं कैसे असेस करूँगा कि मैं इसको बात करके काम डाउन कर सकता हूँ या फिर आई हैव टू टेक द एक्शन, और ये आपकी प्लेटून से किस तरीके से इस पर काम करेंगी? देखिए, इसमें ना मुख्तलिफ सिचुएशंस, इनको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ पर ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी सामने जो प्रोटेस्टर है उसको आप जज नहीं कर सकते, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना ये, आपको 1 मिनट में तो आपकी वो नहीं होती। उस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा होता है, ये हर तरह के सिनेरियो के लिए इनको ट्रेन किया जाता है, और ये खाली ये नहीं कि इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। हमारे यहाँ RRF में, चाहे वो रैपिड रिस्पांस फोर्स के कमांडोज हों या अब ये क्राउड मैनेजमेंट यूनिट के हों, इनका रिफ्रेशर कोर्स चलता रहता है। ठीक, क्योंकि वो 15 दिन का कोर्स डिज़ाइन हुआ है, इनका भी आगे जाके वो होगा, अभी तो बेसिक कोर्स इनका हुआ ट्रेनिंग। तो वो जब रिफ्रेशर चलता रहता है, उसमें वो सिचुएशंस, अगर कोई ऐसी एक नई सिचुएशन आ जाती है और एक ग्रुप ने वो हैंडल किया और वो हैंडल हो गया, नहीं हुआ, जैसा भी हुआ, वो एक एक्सपीरियंस आ गया, उस एक्सपीरियंस पे फिर सारी ट्रेनिंग उनको आने वाले जो हमारे ग्रुप्स हैं जिनका रिफ्रेशर चलता रहेगा, उस पे फिर उनको सारा सिनेरियो बिल्ड करके और फिर दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपके साथ ही बिल्कुल हमारा हेडक्वार्टर है, आपको नज़र आता होगा इधर से, अगर रोज़ाना सुबह में ट्रेनिंग हो रही तो ट्रेनिंग हो रही है। तो पिछले दिनों आपको फायरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही थी, हमारी SWAT टीम भी उसमें ट्रेंड हो रही थी। तो वो सारा सिलसिला जो है, अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इनको हर चीज़ एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दी और ये सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको कुछ सिनेरियोज़ हैं जो जिस पर ट्रेनिंग की दी जाती है, जो जनरली कराची का ट्रेंड होता है। पानी बिजली है तो क्या होगा, खाली कुछ प्रोटेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल भी एजिटेट नहीं करते। तो सबसे पहले इनका जो काम है वो जाके नेगोशिएट करना। नेगोशिएशन से अगर चीज़ें हो जाती हैं तो आपको फिर फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, ना आपको शेलिंग करनी है, ना आपको कोई लाठी चार्ज करना है, ना आपको फायरिंग करनी है, क्योंकि मॉब आया है, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया है। अब वो क्राउड अगर मॉब में तब्दील हो रहा है, वो एजिटेट कर रहे हैं, एक तो है ना क्राउड, सिंपल क्राउड खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो मॉब में हो रहा है और फिर वो भी वायलेंट मॉब में हो रहा है, तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनका भी आगे बढ़ना शुरू होता है कि अब हमने लाठी चार्ज करना है, या अब हमने जैसे आंसू गैस कहते हैं कि टीयर गैस शेलिंग करनी है, या फिर अब मज़ीद
रबर बुलेट्स फायर करनी है नहीं करनी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। जो कमांडर इनका उस वक्त जो भी होता है, जिसकी कमांड में ये काम कर रहे होते हैं, उसके लिए बड़ा एक इम्तिहान होता है कि कोई ऐसा स्टेप ना ले जिससे खुदा नास्ता किसी की कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई जान चली जाए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो और एक बात मैं और बताऊं कि इकरा की माशाल्लाह 3 बहनों ने कल कोर्स क्वालिफाई किया। अरे वाह! ये मैं अभी मतलब हैट्स ऑफ टू हिज फादर कि इनके 4 बहनें माशाल्लाह पुलिस में और 1 भाई। वाह! तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी वालिदैन के लिए कि फ़ख्र की बात भी है, और अब सब मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने इस तरह अपने बच्चों को आगे किया। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इकरा आपकी माशाल्लाह से ट्रेनिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि सर भी कह रहे थे कि आपको सबसे पहले नेगोशिएशंस की तरफ जाना होता है। ये जो ख़ास टीम बनाई गई है, जो ख़ातीन होती हैं उसमें एहतजाज कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ातीन जो होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा एजिटेशन में या फिर जैसे हम तोड़ फोड़ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती तो उनको हैंडल करने के लिए क्या टूल्स आप लोग अपनाते हैं, क्या आप लोग को सिखाया गया है? क्योंकि अगर उस फैक्शन को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आधा तो काम हो गया। जी बिल्कुल। देखें, जैसे ख़वातीन होती हैं उनमें उनके साथ बच्चे भी होते हैं, हमें उनका ख्याल रखना होता है, उनको मतलब कि हैंडल तरीके से करना होता है कि मतलब ज़्यादा उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल करना होता है। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में देखा था, कोई बालों से खींच रहे, इस तरह से नहीं करने। हमारे उस्ताद साहब ने हम पर बहुत मेहनत की है, बहुत हमें महारतें सिखाई हैं, टेक्निक सिखाई हैं कि अगर लेडीज़ का हुजूम हो तो हमें उन्हें किस तरह से कार्डन करके, किस तरह से उन्हें सर्कल फॉर्मेशन में लेकर उन्हें तरीके से टेक्निक लगाकर मोबाइल तक लेके जाया जाए, मतलब सेफली तरीके से, ताकि उनको जी कोई जी गज़ब उनको ना नजर ना पहुँचे। जी जी ठीक है। एसएसपी साहब, अलीरज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके वालिदैन के लिए हमारा स्पेशल पैगाम है, उनको बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बल्कि अपनी बेटियों को भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए वक्त किया है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। तो जनाब वाला, आपने देखा कि किस तरीके से ये काम किया जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि क्राउड, मॉब, एजिटेशन, इन सबको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस पर फिर सिंध हुकूमत का ये इक़दाम यकीनन बहुत अहसन है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ाते हैं सेगमेंट को। हाल पर छाए दुख भरे माजी के साए, टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए, रिश्तों में आई गलत फहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पर खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिसे अपना कहा की कहानी, यानी बोल कहानी, आज शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट। अब प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाने से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड बरकरार, मुल्क भर में मौसम सर्द रहने की पेशन गोई है। जी हाँ जनाब, अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 14 और मैक्सिमम जाएगा 29 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जो है वो जाएगा 17 तक, और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। जबकि मुल्तान में आज जो दर्जे हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है जनाब वो है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 25 डिग्री तक। यहाँ पर भी बादलों का राज बरकरार रहेगा। लाहौर की बात करें तो लाहौर में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक, और जनाब ये भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद में भी बादलों का राज बरकरार, जबकि मिनिमम दर्जे हरारत होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक। उसके बाद जो है जनाब आगे जो है मौसम दिखाते हैं आपको। मौसम है पेशावर, और पेशावर के मौसम को क्या कहना। पेशावर में जो मिनिमम दर्जे हरारत है वो 6 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक, जबकि पार्टली यहाँ पर भी क्लाउडी रहने का इम्कान। फैसलाबाद की बात करूँ तो फैसलाबाद में भी आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जो है वो जाएगा 21 डिग्री तक। उसके बाद डीआई खान की बात करें तो डीआई खान में पार्टली क्लाउडी है, मिनिमम होगा 8, मैक्सिमम जाएगा 21। अच्छा, गवादर है, मरी है, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू, आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो ओवरऑल अगर मौसम को देखा जाए तो वो क्लाउडी है, और मौसम कभी सर्द हो जाता है, कभी खुश्क हो जाता है, दर्जे हरारत ऊपर नीचे होता रहता है। तो कराची वालों स्पेशली
आपके लिए मैं कहूँगी कि भाई अपने कंफर्टर्स और ब्लैंकेट्स जो हैं वो रखने नहीं हैं, निकाल के बाहर ही रखें, क्योंकि क्या पता कब टेम्परेचर डाउन हो जाए, कब टेम्परेचर अप चला जाए। मुजफ्फराबाद का भी जो है वो भी क्लाउडी है, मरी का भी क्लाउडी है, क्वेटा स्कर्दू वहाँ से भी ठंडी हवाएं जो है वो आती चली जाएंगी। और जनाब अब जो है वक्त हो गया है हमारे आगे के सेगमेंट की तरफ। तो आगे इस सेगमेंट में क्या होने वाला है प्रोग्राम में लेकर चलते हैं आपको फैसल की जानिब। तो फैसल, ओवर टू यू। आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कितनी ज़्यादा बाहर से मंगाई हुई चीज़ों पे होती है। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो वो तो अब अलमान अल हफीज़। अब हर साल पाकिस्तान में $5.5 अरब का खूनी तेल और तेलदार बीज जो है वो पाकिस्तान दरामद करता है। एक कसीर ज़र मुबादला है, इस पर ख़र्च होता है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाती है। अब मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मकामी तौर पर खूनी तेल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मनसूबे तो बनाए, लेकिन सूरत हाल में ख़ास बेहतरी नहीं है, क्योंकि आज भी मुल्क की ज़रूरियात का 85% खूनी तेल जो है वो दरामद किया जा रहा है। जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी जो है दुनिया में खूनी तेल इस्तेमाल करने में सबसे आगे हैं। और हमारे यहाँ खुर्दनी तेल जो इस्तेमाल होता है उसकी शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 24 लीटर फ़ीकस है। सालाना गुज़िश्ता 2 सालों में एक नया खुर्दनी तेल मुल्क के पहाड़ी इलाकों से भी आया है। ऐसे ही है जंगली जैतून का तेल मुल्क के पहाड़ी इलाकों यानी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, सिंध के इलाके गोरखिल में माहिरीन के मुताबिक 15 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त मौजूद है। इनसे हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली हम क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर ज़राअत डॉक्टर फयाज़ आलम साहब। उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे आज मुझे दावत दी है। तो पहले तो मैं इस क्लेरिफिकेशन कर दूँ भी, मैं माहिर ज़राअत नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन 2015 से मैं ज़राअत में इन्वॉल्व हूँ और कुछ करता भी हूँ। और डेफिनेटली देखिए बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे मुराद ज़ाहिर है पूरी कौम है ना, हुकूमत भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, हुकूमती इदारे भी हैं। हम असल में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं बाज़ मामलात में। पहली बात तो ये कि मैं प्रोग्राम में सबसे शुरू में तो कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, KPK है, कश्मीर है, पंजाब है और बलूचिस्तान है, इवन सिंध का जो गोरखिल है, यहाँ कुल मिला के जो है सैकड़ों सालों से जो है ना जंगली जैतून के जो कुदरती तौर पे जंगलों में उगे हुए पौधे हैं, दरख्त हैं, इनकी कोई अब बताते हैं माहिरीन के कोई 15 करोड़ के करीब तादाद है। ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, सैकड़ों साल से हैं, इनकी उम्र हज़ारों साल भी होती है। दुनिया में कई हज़ार साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं जो फल दे रहे हैं जैतून के। तो ये दरख्त मौजूद थे, अनफॉर्चुनेटली इनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। आप हैरान हो गए, मैंने जो बात की ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की, और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह आज रिक्वेस्ट भी करूँगा हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बनाए मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान। देखें आज से 71 साल पहले 71 ईयर्स बैक जब पाकिस्तान बने हुए चंद साल हुए थे, तो पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है KPK का जी, उसने इन जंगली जैतून के फलों को से तेल निकाला और इटली भेजा। 71 साल पहले इन फल आए, इन दरख्तों में उनको उन्होंने तेल निकाल के ना इटली भिजवाया। इटली से रिपोर्ट आई कि हाँ भाई थोड़ा सा कलर डार्क है लेकिन ये बेहतरीन तेल है, ये खुर्दनी तेल है। वो छप गया एक रिसर्च जर्नल में। रिसर्च जर्नल तो आपको पता है कि वो सिर्फ माहिरीन ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो चीज़ फाइलों में दबी रह गई। मेरे काफ़ी इस पर रिसर्च भी रखी, तो मैंने देखा कि 2006 में भी एक बॉटनिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने बाकायदा इसका टेस्ट करवाए, सैंपल लिए, टेस्ट करवाए और कंक्लूजन ये निकाला कि हाँ जी बेहतरीन तेल है और ये एडिबल ऑयल है, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2013-14 में एरिड यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वहाँ के कुछ टेस्ट किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए कि एकेडमिया जो है, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे रिसर्च के इदारे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है और कहीं पर भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हुआ ये कि 2020 में मैं चकवाल गया हुआ था, जब मेरी वीडियोस वायरल हुई ऑलिव के बारे में और पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि पाकिस्तान में भी जैतून होता है और काफ़ी बड़े मकदार में है, फिर जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग हो सकती है। मैं 2020 में गया हुआ था चकवाल। वहाँ मुझे एक साहब मिले, उनका नाम है अहमद ख़ान बुज़दार।
उनका ताल्लुक़ मूसा खेल से है, बहुत ही दूर दराज का इलाका है बलूचिस्तान का। वो एक बोतल में मुझे उन्होंने तेल एक दिया और कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये जंगली जैतून का तेल है, और मैंने ये निकाला है। डॉक्टर तारिक साहब होते हैं जो हमारे ऑलिव के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में ऑलिव का जो प्रोजेक्ट है PSDP का फेडरल, उसके इंचार्ज भी हैं। तो उन्होंने उनसे निकलवाया है जी हमने NARC में, और आप इसका टेस्ट करवा दें क्योंकि टेस्ट बहुत महंगा होता है और कराची में फैसिलिटी है। मैं खैर वो ले आया, मैंने टेस्ट करवा दिया। उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस डाली, तो ये सिलसिला शुरू हुआ कि अच्छा भाई जंगली, लोगों ने मुखालफत भी की, कुछ लोगों ने कि भाई ये क्या आप फजूल बातें कर रहे हैं यार। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली ये हुआ कि फिर लोगों ने रियलाइज़ किया। फिर हमने इटली लास्ट ईयर जो है कैप्टन महमूद साहब फेडरल सेक्रेटरी थे, मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई ये इतनी बड़ी सोर्स मौजूद है। देखें यार बात यह है, एक दरख्त पे जो है ना फ़र्ज़ करें 50 किलो 40 किलो फल लगता है, आप एक दरख्त से मिनिमम 5 लीटर तेल निकाल लें। आप सोचिए कि अगर 10 करोड़ दरख्तों से तेल निकालें 50 करोड़ लीटर ऑलिव ऑयल, आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी बैठा हुआ है, उसने एक कंपनी बनाई हुई है, वो इटली से वाइल्ड ऑलिव ऑयल मंगवाता है और 20,000 रुपये लीटर फ़रोख्त करता है। 20,000 रुपये लीटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ऑयल है ना। देखें जंगल में एक चीज़ होती है, ना उसको आप पानी देते हैं, ना उसको आप खाद देते हैं, ना उसको आप स्प्रे करते हैं किसी किस्म का। फल लगता है, आपने मशीन में डालना है और 2 तरीक़ों से तेल निकल रहा है उसका। एक तो फ्रेश फ्रूट जो है ना, आपने फल तोड़ा, मशीन में डलवाया और तेल निकाल लिया, ठीक है जी, जो दुनिया भर में निकाला जाता है। पाकिस्तान में जुगाड़ी कौम है हमारी एक, हुआ ये है कि यहाँ खुश्क जो फल है ना, जो गिर जाते हैं या लोग खुश होकर तोड़ लेते हैं, उसका एक नॉर्मल एक्सपेलर मशीन जो 3-4 लाख की बनती है, उससे भी तेल निकाला जा रहा है। हमने सबकी रिपोर्टें करवाई हैं PCSIR से, कराची यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ तमाम माहिरीन को कि भाई आप खुद करा के देख लीजिए। प्योर ऑलिव ऑयल है, खुर्दनी तेल है, और इसके नतीजे में अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जब मैं इस्लामाबाद गया था ऑलिव के मेले में, तो वहाँ पर कोई 20 लोग आए हुए थे बलूचिस्तान से और KPK से, और सब ये कह रहे थे कि भाई हमें तो आपकी वीडियो से पता चला कि ये हमारे जो हमारे सदियों से चीज़ें थी ना, बाप दादा के ज़माने से, अब हम इसका तेल, बहुत से लोगों ने ब्रांड बनाए हैं, बहुत से लोग जो है ना वो माशाल्लाह तेल बेच रहे थे। ये भी डॉक्टर साहब मैं बताऊं, अभी मैं बलूचिस्तान से गया तो सिर्फ ये पहाड़ों पे नहीं, खुशदार के मैदानी इलाकों में भी जी बिल्कुल जंगली जैतून जो है वो हो रहा है। इस पूरे मामले में देखिए बात यह है कि ये जो हमारे फेडरल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, मुझे आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करनी है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या और बड़े जो लोग हैं, हर 6 महीने बाद 4 महीने बाद उसका सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। भाई आप फूड सिक्योरिटी जो है 25% आपका एग्रीकल्चर से आपके GDP का कंट्रीब्यूशन है, 100% लोगों की फूड सिक्योरिटी है, 50% लोगों की जॉब लगी हुई है, आप उसके सेक्रेटरी को हर 6 महीने बाद चेंज कर देते हैं यार। तो खुदा के वास्ते ये ना करें, और एक थिंक टैंक बनाए फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारे SN इकबाल साहब हैं या SIFC वाले लोग हैं, जिसमें देखिए बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का एक थिंक टैंक हो जो बैठ के तय करे कि हमारे जंगलात में अल्लाह ताला ने, देखें जंगली जैतून तो एक छोटी सी चीज़ है ना जी। एक और चीज़ है जिससे हम निकाल सकते हैं ऑयल, दैट इज़ एकॉर्न। इसका तो बखुदा बताऊँ, पाकिस्तान में किसी का नाम भी नहीं सुना हुआ था कि पाकिस्तान में जो है ना ओक ट्रीज़ भी होते हैं। जिस तरह जंगली जैतून है ना, इस तरह पाकिस्तान में करोड़ों दरख्त हैं जंगलों में ओक ट्रीज़। बिल्कुल, और इसमें भी हम कितना कर सकते हैं, उनमें फल लगता है, एकॉर्न कहते हैं उसको, उसमें से भी 14% ऑयल निकाल सकते हैं हम लोग सब, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन जितनी आपने बातें की, उम्मीद करते हैं कि काम हमारे तक पहुंचे, क्योंकि हम इतना तेल मंगाते हैं उतने से ज़्यादा हम बाहर भी भेज सकते हैं। तो क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ल हम साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। तो चलिए प्रोग्राम को हम ख़त्म करने से पहले देखें, आप भी एक सारी डोंगी सुनिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा ना, तो मुल्क भर में जहाँ क्रिकेट लवर्स चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, सैफ अली की सीरीज़ के हवाले से सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको टीम में क्यों ले लिया, उसको टीम में क्यों ले लिया। तो एक बॉलर हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम उनको दिखाएं, अगर इनको टीम में ले लेना तो फिर हम जीत जाएंगे यकीनी। दिखाएं जरा, दिखाएं इन बॉलर को, देखा आपने? तो आप कहती हैं ना मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खोल ऐसा तो नहीं ना। चले भाई, इसके बाद अब क्लोजिंग बनती है, आपसे मुलाकात होगी। अब पीर को अपने रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।